प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे प्रकरण में हम सीखेंगे संस्कृत भाषा के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। रीट परीक्षा में संस्कृत वर्णों के उच्चारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये उच्चारण स्थान हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में काम आएंगे। इसलिए आज का जो भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिस तरीके से माध्यम से आप अपने उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो उच्चारण स्थान है उनको क्रमशः याद करना है। क्रमशः का मतलब सबसे पहला भाग हो गया उच्चारण का कंठ, और कंठ के बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारा कोमल भाग आता है तालु, कोमल तालु। तो उसको कंठ के बाद में आ गया तालु, तालु के बाद में आ गया कठोर भाग जिसको बोलते हैं मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा, फिर दंत, फिर दांत आ गए और फिर ये औष्ठ आ गए। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और औष्ठ कितने आ गए? पहला आया कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा और चौथा हो गया दंत, और फिर पांचवा आ गया औष्ठ। अब इसमें जीवा का भी भाग रहता है, जीवा मूल्य भी होते हैं। तो हमें इनके साथ ही वर्णों को जोड़ना है। तो वर्णों में भी ये जैसे हमने याद किया था, कंठ हो गया, फिर तालु हो गया, फिर मूर्धा, फिर दंता, फिर औष्ठ, और फिर हमारी रह गई नासिका। कौन सा भाग हो गया? नासिका। ये छठा भाग हो गया, ये नासिका। तो नासिका, इसी क्रम से हम वर्णों को देखेंगे। स्वर होता है, कंठ में शामिल किसको कर दिया? ए। और ए नहीं, ए के अन्य भाग भी इसमें शामिल होंगे। इसका दीर्घ रूप है, प्लित रूप है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो भी है वो इसमें रहेंगे। जैसा आपने कंठ याद किया और कंठ के बाद में अगला भाग आ गया तालु। तालु में ए के बाद में आ उसी में रह गया क्योंकि यह ए का ही भाग है। ए, आ, फिर ई आता है, तो ई का मतलब ये तालु में आ गया। फिर उसके बाद में क्या आता है? ओ आता है, किंतु आप ऊ को छोड़ दीजिए। ऊ के बाद में क्या आ गया? री। ये री किससे आ गया? मूर्धा में आ गया। और फिर लृ, लृ किस में आएगा? ये लृ दंता में आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमशः चलेंगे। फिर कौन सा आ गया? ये ऊ, ऊ किस में आ गया? औष्ठ में आ गया। और फिर नासिका वाले आ गए। तो इस प्रकार से ये कितने सूत्र तैयार हो गए? 6। 6 में और क्या शामिल है? ए के बाद में क्या लिखा हुआ है? कु। कु का मतलब, कु का अर्थ समझ लीजिए। व्याकरण की भाषा में कु, कु कहने का मतलब क्या हो गया? इसके पूरे जो साथी हैं वो साथी कौन कौन है? कै, और फिर ख, ग, घ और ङ, ये हैं। यानी कु कहने का मतलब कु के पूरे पांचों साथी क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही आगे वाला क्या आता है? च, छ, ज, ज, य। तो उसको हम सामूहिक रूप से करना चाहेंगे तो क्या हो गया? चू। तो व्याकरण में इसको क्या कहा गया है? संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी ने इसको बताया चू। चू कहने का मतलब क्या हो गया? च, छ, ज, ज, य। ऐसे ही यदि टू लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या हो गया? ट, ठ, ड, ड, ण। और इसी प्रकार से तू लिखा हुआ है तो अकेला तय नहीं है, वहाँ क्या हो गया? त, थ, द, ध, न। ऐसे ही पू लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो गया? अकेला पै नहीं है, प, फ, ब, भ, मैं। तो ये
पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर है उसमें ऊ की मात्रा लगा देते हैं, तो उस भाग के उस वर्ग के पूरे वर्ण आ जाते हैं। तो ये हमारे को इन सूत्रों में ध्यान रखना है। इन सूत्रों के माध्यम से हम उच्चारण स्थान आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। तो फिर जैसे क वर्ग हो गया, तो क के लिए क्या हो गया, ये कंठ हो गया, ये क्रमशः से चल रहे हैं। और च के लिए तालु, ट के लिए मूर्धा, त के लिए दंतः, और प वर्ग के लिए क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ण हो गए। तो उसके बाद इनमें और शामिल क्या करना है। पहला तो क्या हो गया, उत्तकी, ये जो स्वर है वो आ गए, जिसमें ए, ई, री, री, उ, और उसके बाद में पांचों वर्ग है वो पांचों सूत्रों में आ गए। अब इनके साथ में शामिल और क्या है, क वर्ग के बाद में है आ गया और विसर्ग आ गया। हमें क्या लिखना है, हमें क्या याद रखना है, ए, क वर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। उसके बाद में ई, च वर्ग, ये, और फिर पहला स, ये किस में शामिल होगा, च से, ये स च से इसमें शामिल हो गए। अगला स ट वाले में, और उससे अगला स किस में, त वर्ग वाले में। तो क्रमशः उसी प्रकार से ये चलते जाएंगे। तो ये इसके साथ में ये आ गया, और फिर देखो रे, ले और वह अलग रह गया। तो है, ये, रे, ले और फिर वह को अलग रखा है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद स। ठीक है, तो अब इनका सूत्र क्या बन गया, पहले का हो गया ए कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो विसर्जनीय क्या है, किसी भी शब्द के बाद में जो ये लगा रहता है विसर्ग, उसको विसर्जनीय बोलते हैं। आधा है का जो उच्चारण होता है वो विसर्जनीय होता है। तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। पहला सूत्र क्या हो गया, ए कु, और इसके साथ में है शामिल है, फिर विसर्ग है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। सबसे पहले आपने कंठ याद किया था, उसके बाद तालु, तालु में क्या आ गया, इचु यशा नाम तालु। उसके बाद में मूर्धा आती है, तो ऋतु रैषाणाम मूर्धा, फिर ऋतु लसानाम दंताः, फिर क्या हो गया उ, और फिर यहाँ क्या लगाया है, पू। अब पू ह्रस्व होना चाहिए था, किंतु यहाँ दीर्घ क्यों है, यानी पू प्लस उपदमानीय, उपधमानीय। उपदमानीय क्या होता है, उपदमानीय वो होता है, प और फ होता है, इसके पहले किसकी है का उच्चारण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपदमानीय बोलते हैं, है ना। तो पु उपदमानीय नाम औष्ठौ, तो उ का और फिर किसका, पैवर्ग का, और फिर उपदमानीय है, उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये औष्ठ हो गए। अब सभी वर्णों का जो पंचम भाग है या मांगणनम, जो पंचम भाग है उनमें इनके जो मूल वर्ग वाले तो उच्चारण स्थान है ही, इसके साथ साथ नासिका भी है, नाक में बोले जाते हैं, जैसे ng, य, ण और फिर माँ। तो इस प्रकार के जो ये पंचम वर्ण है उनमें इनका यदि उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो इनका मूल तो होगा ही। जैसे मान लो ये ng का पूछा जाता है तो मूल तो कंठ होगा ही, इसके साथ साथ नासिका भी होगा। या फिर पूछ लेते हैं कंठ और नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण है तो उसमें क्या आ जाएगा, ng आ जाएगा। अब आगे वाले भाग को ठीक से समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि यदि अत लिखा हुआ होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, केवल और केवल ऐ ही होता है, इसमें आ शामिल नहीं है और अन्य भाग भी इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही यहाँ क्या लिखा हुआ है, एत, क्या है, एत, और फिर क्या आ गया, ऐत। एत और ऐत
इन दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, जसत्व संधि होकर के ये बन गया ए तय, तय का दै बन गया आगे स्वर होने से, और दै में किसकी मात्रा लगी, ऐ, और फिर यह तय, आपने बहुत शब्द, ये दो वर्ण हो गए, तो बहुत शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन क्या होता है, होता है भवतो हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए दई तो हो, ए दई तो हो, ये षष्ठी विभक्ति है। एत और ऐत, एत और ऐत का मतलब इनके बाकी जो 12 भाग होते हैं तो उनमें से पूरे 12 भाग नहीं, केवल ए और ऐत यानी ए और ऐ, ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। क्योंकि ये किससे बनते हैं, ये ए और ई इन दोनों के मेल से क्या बनते हैं, यहाँ ए और ई ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, ए बनते हैं। तो इसके लिए ए का क्या होता है, कंठ होता है, ई का क्या होता है, तालु होता है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु। और उसके बाद में ऐसा ही ये हो गया, यहाँ क्या है, ये ओ तय, ओत का मतलब ए का ओ का ही केवल उच्चारण होगा, इसके अन्य भागों का नहीं। तो ओ तय और उसमें क्या जोड़ दिया, औत, ओत और औत। तो इनका जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ तय का दै बन गया जस्ता संधि होकर के, और इसमें औ की मात्रा लगी और आगे तय आदा। तो बहुत की तरह रूप चलेंगे तो इसके षष्ठी होकर के क्या बन गया, ओ दौ तो हो, यानी और औ का, और औ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ये किससे बनते हैं, ये ए और ऊ, ए और ऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। तो इसमें ए का कंठ हो गया, ऊ का क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इनके उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठम। और यहाँ भी कंठोष्ठम कहने का मतलब ये समाहार द्वंद्व है ना, एक वचन में लिखा हुआ समाहार द्वंद्व के कारण से। तो औ दो तो कंठोष्ठम, और औ का उच्चारण स्थान कंठ और क्या हो गया, ओष्ठ हो गया। उसके बाद में वकार से, वकार का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है, वकार वै, तो वै का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत और ओष्ठ हो गया। उसके बाद में जीवा मूल्य जो होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, जीवा का मूल भाग होता है, ये जो उच्चारण स्थान होते हैं क और ख जीवा मूल्य होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, जीवा का मूल भाग हो गया। इसके साथ ही जो अनुस्वार होता है जैसे कंग, तो ये अनुस्वार का जो है वो उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो इस प्रकार से हमारे जो उच्चारण स्थान होते हैं, इसके साथ ही यदि हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो अगर ये आपकी याद नहीं रहता है तो भी आप उच्चारण स्थान सही लिख सकते हैं। जैसे पै पूछ लिया तो हम पै बोल करके देख लेंगे, पै यानी दोनों होठ मिल रहे हैं, जहाँ दोनों होठ मिल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, पै का उच्चारण स्थान औष्ठ हो गया। ऐसे ही क, तो क ऐसे बोलते ही हमारा क्या है, कंठ से ध्वनि आ रही है, जो ध्वनि जहाँ से आ रही है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। तो आप उच्चारण करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। आप दूसरी ओर इनको याद रखने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ठीक से लिख करके सुव्यवस्थित तरीके से हमें समझना है। पहला क्या हो गया, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, फिर क्या आ गया, ईचु यशानाम तालुः, फिर रेटु रसाणाम मूर्धाः, लृतु लसानाम दंताः, उपु पद्मानियानाम औष्ठौ, यम गणनानाम नासिका च, ऐदैतो कंठतालु, औदौ तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जीवा मूल्य से जीवामूलम, नासिकानुस्वार से। तो ध्यान रखिए, पहला क्या आ गया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, औष्ठौ, और फिर नासिका, फिर क्या आ गया, इन दोनों में कंठ कंठ है
तो पहले में क्या हो गया तालु, कंठ तालु, और तालु के बाद में सीधा क्या आ गया ओष्ठ, कंठ तालु ओष्ठ। पहले में क्या कंठ, फिर तालु, कंठ तालु, फिर कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ हो गए, और फिर क्या हो गया दंत और ओष्ठ हो गए। ये किसका, वकार का हो गया। और जीवामूल्य का जीवामूलम। इसके साथ ही आप उच्चारण के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। आप लोग इसका पूरा अभ्यास करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसी आशा में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।